जो उनके गुरुजन और बड़े बताते हैं वही विधि है। उसका उल्लंघन करने पर विधि का उल्लंघन हो जाता है। जैसे माता पिता या गुरु ये बताते हैं कि बेटा ये दूसरे की पेंसिल इसको मत चुराना, ये तो साधारण बात है। अगर आप चुराएंगे तो उनकी नजर में गलत काम करेंगे, लेकिन विधि की नजर में चोरी हो गई, इसीलिए सजा का प्रावधान है। आप लोग से केवल यही उम्मीद मैं करता हूँ कि जो भी गुरुजन और माता पिता आपको बताते हैं उसका अगर आप निश्चित रूप से पालन करेंगे तो आपके लिए विधिक साक्षरता से बढ़ के विधिक साक्षरता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने इस क्षेत्र में 4 PLV का भी नियुक्ति किया गया है, जिनमें एक है ललन जी जो तहसील में है। कृपया खड़े हो जाए आप लोग ताकि और लोग भी आप लोग को देख लें, ताकि सहायता लेने में सुविधा रहे। एक है मंजू रानी शर्मा जी जो विकास खंड हैसर में तैनात है। मंजू रानी शर्मा, अच्छा। एक त्रिलोकी जी है जो थाना मोहली में तैनात है, आप हैं। और चौथे रीता राहुल, महिला चौकी थाना धनघटा में है। ये चारों लोग न्यायालय की तरफ से PLV के रूप में आपके क्षेत्र में उपस्थित हैं। किसी भी तरह की कोई भी समस्या आपको, चाहे वो जिला प्रशासन से संबंधित हो, पुलिस से हो, न्यायालय से हो, अपने पड़ोसियों से किसी भी तरह की कोई समस्या हो, अगर आपको उसके संबंध में कोई सलाह नहीं दे रहा है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद ये अपना अपना नंबर आप लोग को उपलब्ध करा देंगे जिनको जरूरत होगी, और ये हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। या हमारे तहसील के नागरिकों को हो, लोगों को हो, तो उसका वो लाभ बेहतर ढंग से उठा सकते हैं और किसी आवश्यकता पड़ने पर हमें अप्रोच कर सकते हैं, हमें उस चीज से अवगत करा सकते हैं। जैसे पाठक जी ने बताया, खानपुर साहब ने, कि भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन किसी आकस्मिकता की स्थिति में अगर कोई किसान है, उसके नाम से जमीन है, या किसी किसान के परिवार का कोई सदस्य ऐसा सदस्य है जो कि उस जमीन पे खेती बाड़ी करने में अपने पिता का, अपने अभिभावक का सहयोग कर रहा है, उसकी किसी आकस्मिकता में मृत्यु होती है या गंभीर विकलांगता होती है, तो ऐसी परिस्थिति में सरकार की जन कल्याणकारी योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना संचालित की जाती है, जिसमें मृत्यु होने की दशा में जो मृतक व्यक्ति है, किसान है, उसके परिवार के, उसके विधिक वारिस को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मृत्यु की दशा में दी जाती है। विकलांगता आदि की स्थिति में अन्य उसमें से कुछ धनराशियां निर्धारित हैं कि अगर एक पैर एक हाथ से विकलांग होता है तो उसके लिए इतनी धनराशि है, दोनों पैरों से विकलांग होता है तो भाग्यवश उसके लिए कुछ अन्य धनराशि है। तो वो शासनादेश में एकदम विस्तृत रूप से मेंशन है कि किसी आकस्मिकता में, दुर्घटना की स्थिति में किसी कृषक की मृत्यु या दुर्घटना होने पर उनको धनराशि सरकार के स्तर से उसकी सम्यक निगरानी करते हुए प्रदान की जाती है। ये तो हुई किसानों की बात कि अगर कोई किसान है तब इस स्थिति में यह योजना लागू होती है। इसके अतिरिक्त हमारी तहसील का कोई भी रहने वाला व्यक्ति, नागरिक, ग्रामीण, उसकी अगर किसी आकस्मिक दैवीय आपदा के अंतर्गत मृत्यु होती है, दैवीय आपदा में जैसे भयानक बारिश हो रही हो, अचानक मकान गिर जाए, उसमें व्यक्ति रह रहा हो, बिजली के कड़कने से मृत्यु हो जाए, नदी में दुर्भाग्यवश डूबने से मृत्यु हो जाए, सर्पदंश को भी उसमें शामिल किया गया है, जंगली जानवरों से अगर किसी को की हमले में मृत्यु हो जाए, तो ऐसी सभी परिस्थितियों में उस मृतक व्यक्ति के विधिक वारिस को सम्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दैवीय आपदा निधि से, मुख्यमंत्री दैवीय आपदा निधि से प्रदान की जाती है।
इसी प्रकार कोई निराश्रित महिला है, विधवा हो जाती है, 60 वर्ष उम्र की है, उसके बाद दुर्भाग्यवश विधवा हो जाती है, तो उसके लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ की योजना संचालित होती है, जिसके अंतर्गत उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। मैं यहाँ उपस्थित बच्चों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके आस पड़ोस में कहीं ऐसी किसी प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं, तो आप लोग अपने स्तर से उन लोगों को बताएं कि आपकी सहायता के लिए सरकार के द्वारा ये योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो भी हमारे पूर्व के लोगों ने भी बताया और मेरे द्वारा भी बताई जा रही हैं। तो इन चीजों से अगर आप उनको अवगत कराएंगे तो वो जो आवश्यक कागजात होते हैं, प्रपत्र होते हैं, उनका समय से उनकी व्यवस्था करके वो हमारे जो ग्राउंड लेवल के कर्मचारी हैं, हमारे ग्राउंड लेवल ऑफिसर हैं, लेखपाल या हमारे राजनीतिक महोदय को कागजात अगर समय से उपलब्ध करा देते हैं तो हमको वो आर्थिक सहायता उनको टाइमली देने में हमें मदद मिलती है। तो ये चीजें अगर आपके परिसर में, आपके किसी आस पड़ोस में किसी के साथ दुर्घटनाएं हों तो आप निश्चित रूप से उनको बताएं। एक अन्य महत्वपूर्ण योजना जो आज की इस आयोजन का केंद्र बिंदु भी है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। बाल सेवा योजना विशेष रूप से जब 2019 में ये विश्वव्यापक जो संक्रामक बीमारी आई कोरोना की, उस दौरान अगर किसी परिवार ने, किसी बच्चे ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है, अगर सिंगल पेरेंट है, मान लीजिए किसी के माता या पिता की मृत्यु पहले हो गई है और इस कोरोना में उनके दूसरे पेरेंट की मृत्यु होती है और उनके पास कोई ऐसा सहारा नहीं रह जाता कि जिसके आधार पे वो अपने आगे का जीवन जिए, अपनी पढ़ाई लिखाई जारी करें, या उनके पालन पोषण के लिए उनको कोई आधार नहीं रह जाता, तो उनके लिए उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का कार्यक्रम शुरू किया गया था। उसमें कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उस बच्चे को, जिसने अपने पेरेंट्स को खो दिया है, उसको मासिक प्रत्येक माह या वर्ष स्तर पे एक धनराशि, न्यूनतम धनराशि दी जाती है कि ताकि उसकी जो आगामी शिक्षा है, पारिवारिक पोषण का कार्य है, उसका उस धनराशि के माध्यम से चलता रहे। तो ऐसे किसी पेरेंट्स की अगर डेथ हुई हो पिछले 3 साल पूर्व उस कोरोना काल में, और उस चीज का अगर उसके पास प्रमाण मौजूद हो कि हाँ फला की मृत्यु या मेरे माता या पिता की मृत्यु इसी कोरोना महामारी में हुई है, तो उसको इस योजना का लाभ दिया जाता है। केंद्र बिंदु तो एक विषय यह है, लेकिन जब कोई कार्यक्रम आयोजित होता है तो उसकी समग्रता व्यापक हो जाती है और वो किसी विषय विशेष में न बंधकर एक व्यापक रूप ले लेता है। तो मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि जो हमारी भारतीय परंपरा रही है, उसने देश स्वतंत्र होने के बाद जो हमारे संविधान लागू हुए, जो विधि व्यवस्था लागू हुई, वो सारी विधि व्यवस्थाएं इस रूप में तो नहीं, लेकिन रामचरितमानस के विभिन्न प्रसंगों के रूप में, विभिन्न हमारे ग्रंथों में विभिन्न प्रसंगों के रूप में, विधि व्यवस्था के रूप में वो सारी चीजें पहले से ही मौजूद थी। अभी सर भी इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि जो बाद में विधि व्यवस्था कानून बना, वो तो उन्हीं ग्रंथों, उन्हीं सभी चीजों को चुरा करके कहें तो उन्हीं को ले करके एक कानूनी रूप दे दिया गया और उसको विधि बना दिया गया। तो रामचरितमानस में जो कि 22 जनवरी को हमारे यहाँ राम जन्मभूमि पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसी के उपलक्ष्य में
इस कार्यक्रम के उपरांत एक संस्कृत उत्सव का कार्यक्रम भी होना है, जिसमें हम लोग आपस में और रूबरू होंगे, उसमें कुछ चीजें और जोड़ी जाएंगी। तब तक के लिए मैं अपना ये संबोधन अभी रोकना चाह रहा हूं। अब सर अपना मार्गदर्शन आगे हम लोग को देंगे। इस कार्यक्रम के उद्देश्य से हमें परिचित कराएंगे आदरणीय सर।